हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि पावर शेयरिंग के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे और पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का उसे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। पिछली जो पार्ट था उसमें हमने स्टोरीज को देखा, बेल्जियम की स्टोरी को देखा, श्रीलंका की स्टोरी को देखा और समझा कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी कि क्या रीजंस हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक में पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को लाना चाहते हैं। तो हमारे सामने दो रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट रीजन जो हमारा है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये क्या कहता है कि अगर हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में लेके आएंगे तो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल ग्रुप्स के बीच, वो लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस बेस पे भी हो सकते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल के लिए हमने बेल्जियम की स्टोरी में देखा कि जैसे ही बेल्जियम में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लेके आए तो वहां पर जो दो कम्युनिटीज थी, डच और फ्रेंच, वहां पर जो उनमें कंफ्लिक्ट था उसको क्या कर दिया उन्होंने, पावर शेयरिंग ने कम कर दिया। उसके साथ साथ दूसरा जो इसमें है वो है इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि अगर कंफ्लिक्ट कम हो जाएगा, एक बात है कि अगर कंफ्लिक्ट कम हो जाएगा किसी कंट्री में सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो वहां पर जो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा यानी कि गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी या गवर्नमेंट के साथ जो सिटीजन्स हैं वहां के उनके कंफ्लिक्ट चलते रहेंगे। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है हमें कि अगर हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को लेके आएंगे तो इसका एक रीजन ये है कि वहां पर जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड है जो गवर्नमेंट में यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर में, पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव होगी, वो अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रीजन है, क्योंकि हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को लेके आते हैं, वो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक डेमोक्रेसी तभी एग्जिस्ट कर सकती है, एक डेमोक्रेटिक तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी रन कर सकती है अच्छे से वहां पर अगर पावर शेयरिंग का कंसेप्ट हो। यानी कि पावर शेयरिंग का कंसेप्ट हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में लाना ही होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। ओके, दूसरा, पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को इसीलिए भी, इसके लिए भी लाया जाता है कि जो सिटीजन्स है वहां के, उनका जो स्टेक है यानी कि जो उनका पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा सिटीजन्स का तो ऑटोमेटिकली जो इनमें क्या होगा, सोशल ग्रुप्स में कंफ्लिक्ट होगा। और कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए सिटीजन्स के, हमें क्या करना होगा, पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को लाना ही होगा। और इन्हीं दो रीजंस को, जो हमने रीजंस अलग अलग तरीके से पढ़े, उनको इन्होंने अलग अलग रीजन में रखा है, जैसे कि प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉरल रीजन। अब बच्चे प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन के में इन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इंश्योर किसका होगा, स्टेबिलिटी का। पॉलिटिकल ऑर्डर जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसमें जो कंफ्लिक्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रूडेंशियल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बड़ी केयरफुल तरीके से उसकी कैलकुलेशन करते हैं और लॉस और गेन के कंसेप्ट पे उसे देखते हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, इसमें क्या है, एक बेनिफिट है कंट्री का कि अगर पॉसिबिलिटी कंफ्लिक्ट की कम हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ अगर मोरल रीजंस को देखते हैं तो मोरल रीजंस किस पे बेस होते हैं, मोरल रीजन बेस होते हैं राइट एंड रॉन्ग पर। किस पे, राइट एंड रॉन्ग पर। यानी कि जो मोरल रीजंस हैं वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस होते हैं। आपकी जो वैल्यूज है वो डिफाइन करती है कि ये चीज बुरी है यानी कि राइट है या रॉन्ग है, उसे हम मोरल रीजंस के अंदर पढ़ते हैं। इसी में आप पावर शेयरिंग के अंदर हमने दो
रीजंस देख लिए, इसीलिए एक तो प्रोडेंशियल रीजन देख लिया और एक देख लिया मोरल रीजन। मोरल रीजन में हमने क्या देखा कि जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। दूसरा हमने देखा कि जो अगर पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को हम लेके आएंगे तो वहां पर जो सिटीजन्स हैं किसी कंट्री के, उनका जो स्टेक है, मतलब जो इनका पार्टिसिपेशन है, वो गवर्नमेंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद प्रोडेंशियल में हमने क्या देखा, प्रोडेंशियल में हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा हमने देखा कि वहां पर अगर कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वहां का, उसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी बेल्जियम और श्रीलंका की, उसमें भी इसी तरीके से देखा था कि जैसे ही बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, वैसे ही बेल्जियम में वहां पर क्या हो गया, पीस एस्टेब्लिश हो गया, कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया। बट श्रीलंका में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर तमिल्स और सिनालास के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और लास्ट में वो किसकी फॉर्म में हमारे सामने आया, सिविल वॉर की फॉर्म में सामने आया। इसीलिए हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या मानते हैं, पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को बहुत जरूरी मानते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद से हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कितनी फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। अगर मैं पहले की बात करूं तो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम होता था उसमें जो पावर का कंसंट्रेशन होता था वो कुछ ही हाथों में होता था, यानी कि एक सिंगल पर्सन क्या चलाता था, गवर्नमेंट को चलाता था। बट धीरे धीरे जैसे ही कंसेप्ट आया डेमोक्रेसी का, तो वहां पर क्या आने लगा, पावर शेयरिंग आने लगा। और धीरे धीरे इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम और ज्यादा एलिब्रेट करके क्या करने लगे, पढ़ने लगे। और इसी में हमने यहां पर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखनी है, जिसमें कि पहली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, ये पावर शेयरिंग हमने उससे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन्स कितने होते हैं। तो हमने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, चेक एंड बैलेंस के बारे में बात की थी। वहां पर हमने गवर्नमेंट्स के कितने ऑर्गन्स देखे थे, 3 ऑर्गन्स देखे थे, जिसमें एक था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशियल। ठीक है। जब आप पावर को शेयर करते हैं बिटवीन दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। यहां पर तीनों एक ही स्टेज में काम करते हैं, यानी कि एक ही लेवल पे काम करते हैं, बट इनकी पावर क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। और यह भी ध्यान रखना कि यहां पर एक कंसेप्ट लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्गन गवर्नमेंट का एक्सेसिव यूज करता है अपनी पावर का या अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो दूसरा ऑर्गन उसे क्या करता है, चेक करता है और उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करके उसे क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस। एग्जाम्पल के लिए लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग का। लॉ मेकिंग के बाद उस पर जुडिशियल रिव्यू, आपने 9th क्लास में पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जो जुडिशरी करती है। जैसे ही कोई लॉ आया उसकी वैलिडिटी को कौन चेक करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, जुडिशियल। अगर यहां जुडिशरी को लगा कि लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को मिसयूज किया है या अपनी लिमिट को क्रॉस किया है, तो वो उसे क्या कर देती है, नल एंड वॉइड कर देती है, यानी कि उस लॉ को खत्म कर देती है कि नहीं जी, ये क्या है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपकी पावर नहीं। और इसी तरीके से अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा करती है तो लेजिस्लेचर वहां पर उसको कंट्रोल करती है, जुडिशरी उसको कंट्रोल करती है। अगर जुडिशरी ऐसा करती है तो उसको अदर जो ऑर्गन्स हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। और
हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी इसी को कहते हैं, जब हम पावर को किसके बीच में डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म बच्चे हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर यानी कि इस तरीके से, यानी कि यहां पर लेवल सेम नहीं होगा, लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहां पर एक हमें समझना है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो हम देखेंगे, एक होता है पूरी कंट्री के लिए और उसके बाद आता है स्टेट के लिए। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसके बाद इसी में कंट्री का जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके नाम में भी डिफरेंस है। कहीं पर इसे क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है उसे हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और कई कंट्रीज तो ऐसी है जहां पर कंट्री यानी कि फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बट इंडिया में और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और इसे भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हमारे इंडिया में इसे क्या बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और हमारे एक तीसरा फॉर्म भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि हम म्यूनिसिपैलिटीज को देखते हैं, जिसमें कि हम पंचायत को देखते हैं। तो थ्री फॉर्म, यहां पर थ्री लेवल है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जब इनके बीच पावर शेयरिंग किया जाता है तो उस पावर शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म बच्चे, थर्ड फॉर्म हो गया हमारा पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट का। आपने बेल्जियम का जब केस स्टडी किया था तो वहां पर हमने देखा था कि बेल्जियम ने एक अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई थी जिसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके बेस पे थी, या तो रिलीजन के बेस पे थी, या लैंग्वेज के बेस पे थी, या कल्चर के बेस पे थी। इसी तरीके से कंट्रीज में क्या किया जाता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट्स में। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th का ले सकते हैं, जहां पर आपको एक टर्म आया था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो कंसेप्ट था वो ये कहता था कि एससी, एसटीज और विमेन्स को क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा और उनकी जो सीट्स है उसको इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल सिस्टम में वो इंक्रीज हो। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है। जैसे कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स हो गए, वो लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है, वो रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है, वो कल्चर को लेके भी हो सकता है। उनको क्या किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है, जिससे कि जो माइनॉरिटी है उसको हम क्या कर सकें, राइट्स प्रोवाइड कर सकें, उसका जो पार्टिसिपेशन है कंट्री के पॉलिटिकल ऑर्डर में उसको क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। विमेन्स का एक हम रोल देखते हैं जो अपने 9th क्लास में देखा है, उनको 1/3 यानी कि 1/3 जो पार्ट रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत में। तो ये भी एक क्या है, पावर शेयरिंग। और ये थर्ड फॉर्म है हमारी। लास्ट फॉर्म इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो है पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब बच्चे पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता होगा, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो गया, या बिजनेसमैन के बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, कोई लेबर क्लास का कोई यूनियन बना रखा है। तो ये क्या करते हैं, जो ये यूनियंस होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, गवर्नमेंट पर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। ठीक है, और ये पॉलिसी मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। कैसे, कोई अगर पॉलिसी बनानी है तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे हित में हमारे लिए क्या करें, पॉलिसी मेकिंग करें। तो ये क्या है, पावर प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी हमारी जो पावर शेयरिंग हम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज,
हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल होता है, यानी कि मेन रोल पे वो रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज की भी आप देखते हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कि बीजेपी जो पार्टी है उसकी अलग आइडियोलॉजी पे काम करती है, कांग्रेस अलग पे करती है, जो अलग अलग पार्टीज हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजी पे काम करती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो अलग अलग आइडियोलॉजीज है वो आपस में एक अलायंस भी बना लेती है, जैसे कि अभी हम देखते हैं एनडीए का अलायंस है, अभी इंडिया का एक अलायंस बना, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज क्या करती है, एक अलायंस के थ्रू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो ये भी एक तरीके की क्या है, पावर शेयरिंग, जिसमें कि अलग अलग आइडियोलॉजी को गवर्नमेंट में क्या मिलता है, अपना पार्टिसिपेशन मिलता है। तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस तरीके का पावर शेयरिंग भी होता है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ फॉर्म है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप इन फोर जो फॉर्म्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच पावर शेयरिंग। वर्टिकल, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच पावर शेयरिंग। और ये हमारा पावर शेयर अमंग दी सोशल ग्रुप्स, या तो रिलीजन के बेस पे है, वो लैंग्वेज के बेस पे है, इसके बेस पे हम पावर शेयर करते हैं उनके बीच। और लास्ट हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच, यानी कि कुछ मूवमेंट्स भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इफेक्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक फर्स्ट पार्ट में थे जिसमें हमने स्टोरी को पढ़ा और अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ा और मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पढ़ा। ठीक है, और बाकी जो दो टॉपिक्स हमारे बचे थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए। ये हमारा चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यहीं से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, स्टोरी से पूछ लिया जाता है, जैसे कि कैपिटल पूछ लिया बेल्जियम का, जैसे कि ये पूछ लिया कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था कि वो ब्रुसेल्स सिटी में है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे जैसे ही पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लेके आए तो वहां पर पीस, स्टेबिलिटी स्टैब्लिश हुई, और उसके बाद से यूरोपियन यूनियन ने वहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो ये सारे का सारा जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से आते हैं। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। हम अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम होगा फेडरलिज्म, जो यहीं से निकल कर आएगा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से, और इसी में हम सारा कुछ देख लेंगे। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर ही यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।